Welcome to the students of Zoology Honors and also the other biology students. मैं डॉक्टर पी.के. वर्मा नन कॉर्डेटा के सेशन 4 में आज प्रोटोजोआ फाइलम का चौथा एनिमल पैरामीशियम काउडेटम डिस्कस करने जा रहा हूँ। सेशन का प्रारंभ इसके स्ट्रक्चर के साथ हो रहा है। बाद में हम लोग इसके रिप्रोडक्शन का भी अध्ययन करेंगे। पैरामीशियम का स्ट्रक्चर और रिप्रोडक्शन ये दो बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। इनमें से कोई एक हर एक साल के बाद दूसरा ऑनर्स के लेवल पर पूछा जा रहा है। फाइलम प्रोटोजोआ का यह मेंबर सब फाइलम सीलियोफोरा का मेंबर भी है। सीलियोफोरा के अंदर सेल की सतह पर पूरे या अधिकांश हिस्से में छोटे छोटे महीन महीन सीलिया पाए जाते हैं। तो सीलिया इनका ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन है। इसी आधार पर यह सब फाइलम सीलियोफोरा और क्लास सीलिएटा रखा गया। सब क्लास होलोट्राइका में सेल के पूरे सतह पर सीलिया पाया जाता है। इसके ऑर्डर हाइमेनोस्टोमाटिडा और फैमिली पारामेसिडी के अंतर्गत पैरामीशियम नाम का ये जीनस पाया जाता है। पैरामीशियम काउडेटम और पैरामीशियम ऑरेलिया इन दोनों के विषय में काफ़ी विस्तृत अध्ययन किया गया है। हम लोग मेनली पैरामीशियम काउडेटम पढ़ेंगे, लेकिन जहाँ ज़रूरत होगी उसकी तुलना हम लोग पैरामीशियम ऑरेलिया से भी करते रहेंगे। सो लेट अस बिगिन। सबसे पहले हम जनरल कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं जो माइक्रोस्कोप से आसानी से आपको दिखाई पड़ता है। पैरामीशियम इज अ कॉमन ciliate फाउंड इन फ्रेश वाटर ponds and lakes where a large number of bacteria and smaller protozoa grow and become feed of paramecium। ऐसा फ्रेश वाटर पॉन्ड या लेक जिसमें काफ़ी ऑर्गेनिक मटेरियल हो, जिसमें अनेकों प्रकार के बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ पल रहे हों, उन्हीं के बीच पैरामीशियम मिलता है, क्योंकि इसके अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। यह अपने से छोटे प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया का फीडिंग करता है। Among a number of species, Paramecium caudatum is larger species with a length 250 to 270 micrometer. Its shape is like a slipper, so it is also called slipper animalcule। यह बड़ा प्रोटोजोआ है, इसलिए आप माइक्रोस्कोप से आसानी से इसे देख के पहचान सकते हैं। जैसे चप्पल का आउटलाइन होता है, आगे थोड़ा गोल, फिर बीच में थोड़ा पतला, अब फिर पीछे लंबा होकर गोल हो जाता है, तो वैसे ही स्लीपर जैसा इसका आउटलाइन होता है। आप आगे फोटोग्राफ इसका देखेंगे। Its whole body is covered almost homogeneously with cilia, and the cilia on posterior end are longer than in other parts. Hence the name caudatum has been given। पैरामीशियम काउडेटम की यह पहचान बताई जा रही है। पैरामीशियम के दूसरे सभी स्पेसीज में पूरे सेल की सतह पर एक समान आकार के सीलिया पाए जाते हैं, लेकिन पैरामीशियम काउडेटम में काउडल एंड यानी पोस्टेरियर एंड पर थोड़े लंबे सीलिया पाए जाते हैं। काउडल टफ्ट बनाते हैं, सीलिया का एक समूह बनाते हैं, इसलिए इसका नाम पैरामीशियम काउडेटम पड़ा। द डॉर्सल और एबोरल सरफेस ऑफ पैरामीशियम इज स्लाइटली कन्वेक्स। जिधर इसका माउथ होता है उधर ओरल सरफेस, और उसके अपोजिट क्या हो गया, एबओरल सरफेस, वो थोड़ा सा कन्वेक्स होता है। द एंटेरियर एंड इज राउंडेड बट पोस्टेरियर एंड स्लाइटली पॉइंटेड।
आगे थोड़ा गोल और पीछे थोड़ा नुकीला होता है। Paramecium has a distinct ventral or oral surface with a large hollow depression known as oral groove that extends from the middle to the left side of the anterior end of the body. Paramecium को लंबे लंबी हम देखते हैं तो एक साइड डिप्रेस एरिया दिखाई पड़ता है, गड्ढा सा बना लगता है। इस डिप्रेशन में एक गहरा दरार अंदर की ओर आता है और थोड़ा बाईं ओर मुड़ जाता है। वह उसका साइटोफेरिंक्स यानी सेल माउथ है, गलेट है, उसी के अंदर छन करके भोजन ग्रहण करने का काम किया जाता है। पोस्टीरियरली द ओरल ग्रूव लीड्स इनटू डीपर कोनिकल वेस्टिब्यूल व्हिच इज इन टर्न communicates with a buccal cavity having a basal mouth और साइटोस्टोम। तो ओरल ग्रूव धीरे धीरे पतला होते 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 अंत में साइटोस्टोम बनता है। जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको इसी के अंदर जमा किया जाता है। साइटोस्टोम के चारों ओर लंबे लंबे सीलिया होते हैं जो गोल गोल चक्कर में घूमकर सेंटीपिटल फोर्स का निर्माण करते हैं। इससे पानी में पाए जाने वाले बैक्टीरिया और स्मॉलर प्रोटोजोआ खिंचा करके सेंटीपिटल फोर्स के कारण केंद्र की ओर खिंचा करके इस ग्रूव में गिरता चला जाता है और अंदर गलेट में पहुंच जाता है। वहाँ से फूड वैक्यूल, फूड कप बनता है, फिर फूड वैक्यूल बनता है और इस तरह से एंडोसाइटोसिस हो जाता है, फैगोसाइटोसिस हो जाता है। लोअर टू द ओरल ग्रूव देयर इज ए स्मॉल डिप्रेशन नोन एज साइटोपाइज। The residual food vesicle fuse here and discharge it the undigested material. This cytopile serve as a definite cell anus. ये बड़ा मजेदार स्टेटमेंट है। अगर एक अमीबा स्यूडोपोडिया बनाकर अपने फूड पार्टिकल को घेरता है, फिर उसे फूड कप में और फूड वैक्यूल में बंद करके इंट्रासेलुलर डाइजेशन करता है, तो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के बाद जो बचा हुआ अवशिष्ट यानी अनडाइजेस्टेड रेसिड्यूज हैं वो यूं ही वैक्यूल में पड़े रह जाते हैं। अब जब अमीबा आगे बढ़ता है तो अपने इनर्शिया के कारण वो वैक्यूल धीरे धीरे पीछे खिसकता है और जब वो पिछले सतह के आसपास पहुंच जाता है तो सेल मेम्ब्रेन से जुटकर वो फट जाता है और इगेशन कर देता है। तो इगेशन के लिए अमीबा के पास कोई डिफिनिट पार्ट नहीं है, डिफिनिट ऑर्गन नहीं है। पीछे की तरफ कहीं से भी हुआ, जब फूड वैक्यूल कांटेक्ट में आएगा सरफेस के तो फट करके फूड रेसिड्यूज को इजेक्ट कर देगा। लेकिन पैरामीशियम के अंदर ओरल ग्रूव के नीचे एक निश्चित जगह है, वहाँ एक गड्ढा बना रहता है। उसी गड्ढे पर आकर के रेसिडुअल वेसिकल जुड़ जाते हैं और वहीं से अनडाइजेस्टेड मटेरियल का डिस्चार्ज होता है। तो एक डिफिनिट पॉइंट होने के कारण इसको सेल एनस या साइटोपाइग नाम दिया गया। अब चूंकि ये फ्रेश वाटर में रह रहा है, हल्का फुल्का पेलिकल बना हुआ है, लेकिन गैसियस एक्सचेंज आराम से सेल की सतह से हो सकता है, ऑक्सीजन अंदर आ सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अमोनिया बाहर निकल सकता है। इसलिए रेस्पायरेशन इज नो प्रॉब्लम, एक्सक्रीशन इज नो प्रॉब्लम। आफ्टर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सफिशिएंटली it reproduces asexually by binary fission and after a number of asexual generation by sexual methods like conjugation or some other specialized methods like autogamy। अब देखिए, एक सामान्य सेल की तरह यह फीडिंग कर रहा है, इसके अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है, सब तरह का मेटाबॉलिज्म हो रहा है। तो जब इसका मैक्सिमम ग्रोथ हो जाता है तो आमतौर से फेवरेबल कंडीशन में बरसात के मौसम में यह ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। लेकिन 2-3-4 जनरेशन तक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण इसका जेनेटिक वाइटलिटी कहिए, जेनेटिक पोटेंसी कहिए, प्रॉपर्टी कहिए, वह धीरे धीरे खराब होने लगता है। तो ज़रूरत होती है कि अपने जेनेटिक कैरेक्टर को रिस्टोर करें। तो कई एसेक्सुअल जनरेशन के बाद
यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और ख़ासकर जब कंजुगेशन करता है तो इससे इसका जेनेटिक कैपेसिटी रिस्टोर होता है, रिजुविनेट करता है। ये देखिए पैरामीशियम है, पूरे सेल की सतह पर सीलिया लगे हुए हैं, एकदम महीन महीन एक समान रूप से। इसमें कई सारे जो ग्रीन कलर के आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये फूड वैक्यूल है। इस फूड वैक्यूल का निर्माण साइटोफेडिंग्स में हो रहा है। जो निचले सतह पर एक गड्ढा दिखाई पड़ रहा है वही उसका ओरल ग्रूव है जो अंदर साइटोस्टोम बनाता है और वहाँ से फूड वैक्यूल बन बन के निकलता है। आगे पीछे दोनों ओर स्टार की तरह चमकदार आपको दो रचनाएं दिख रही है, वो इसके कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हैं। इनमें दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं, एंटेरियर और पोस्टेरियर दोनों। नीचे साइटोपाइक दिखाई पड़ रहा है एक छोटा सा गड्ढा, यही इसका सेल एनस है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पैरामीशियम के अधिकांश स्पेसीज में दो तरह का न्यूक्लियस है, एक मेगा न्यूक्लियस और एक माइक्रो न्यूक्लियस। मेगा न्यूक्लियस आपको पर्पल कलर में बड़ा सा दिख रहा है और माइक्रो न्यूक्लियस एकदम छोटा सा नीचे के तरफ उसी मेगा न्यूक्लियस के नीचे दिखाई पड़ रहा है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि मेगा न्यूक्लियस का काम क्या है और माइक्रो न्यूक्लियस का काम क्या है। पैरामीशियम और एलिया में एक मेगा न्यूक्लियस और दो माइक्रो न्यूक्लियस होते हैं, इसलिए सेल का डिवीजन पैटर्न में अंतर होता है, क्योंकि हर एक डाउटर में एक मेगा और दो माइक्रो जाना है। अब इसकी सतह की बनावट पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। पैरामीशियम हैज ए टफ सरफेस मेड ऑफ टू मेम्ब्रेन्स एक्टिंग एज पेलिकल, आउटर पेलिकल, इनर पेलिकल, इस तरह से दो लेयर में यह बढ़ जाता है। इट हैज मेनी हेक्सागोनल फैसेट्स विथ ए सेंट्रल डिप्रेस्ड एरिया। आप सरफेस स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अगर देखेंगे, SEM से देखेंगे, तो सतह पर छकोनिया एरिया बटा हुआ दिखेगा जिसके बीच में गड्ढा बना रहता है। और इसी गड्ढे के अंदर से आप क्या देखिएगा, सीलिया अपीयर हो रहा है। सीलिया अपीयर फ्रॉम द सेंटर ऑफ दीज डिप्रेशंस, हेंस दीज आर सर्कमसिलियरी ग्रूव। हर एक फैसेट में, हर एक हेक्सागोनल एरिया के बीच में जो गड्ढा है उस गड्ढे के सेंटर से सीलिया निकल रहा है, इसलिए सीलिया के चारों ओर का गड्ढा क्या कहलाया, सर्कमसिलियरी ग्रूव। द बेसल ग्रेन्यूल्स ऑफ द सीलिया lie in the ectoplasm and are connected with protein fibers known as kinetodesmata। हम लोग आगे डायग्राम में देखेंगे कि हर एक गड्ढे के नीचे एक्टोप्लाज्म में बेसल ग्रेन्यूल है जिससे सीलिया की उत्पत्ति होती है, और इस बेसल ग्रेन्यूल के साथ स्पेशल प्रकार के प्रोटीन का धागा जुटा रहता है जो इस सीलियरी मूवमेंट को कंट्रोल करने वाला है। तो इन धागों के समूह को कहा जाता है काइनेटोडेस्माटा। At any one place, only 5 kinetodesmata are seen. That is, they appear near one basal granule and terminate in the 5th granule। ये बड़ा अजीबोगरीब अरेंजमेंट है कि कोई भी एक धागा बॉडी की पूरी लंबाई में या पूरे उसके पेरिफेरल एरिया में चारों ओर तक फैला हुआ नहीं है, ये डिसकंटिन्यू होता है। ये जगह जगह उत्पन्न होता है और मैक्सिमम 5वें सीलिया तक ये एक्सटेंड करता है। अब सीलिया की जो सजावट है, आप ट्रांसवर्स रो में देखिए या लॉन्गिट्यूडनल रो में देखिए, आपको एक समान रूप से सजावट मिलेगी, लेकिन जब ये तैरने लगता है तो एक दिशा में यह सिंक्रोनस मूवमेंट होता है तो दूसरी दिशा में वह एसिंक्रोनस यानी अलग अलग फेजेज में दिखाई पड़ता है। तो इस मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए काइनेटोडेस्माटा बने रहते हैं और उन्हें विशेष तरह से सिग्नल मिलता है। तो ऐसा माना जाता है कि साइटोफेरिंग्स के अपर पार्ट में एक न्यूरोमोटर सिस्टम है, एक नर्वस सिस्टम की तरह का सेंटर है, और वहीं से सिग्नल काइनेटोडेस्माटा के थ्रू अलग अलग सीलिया में जाता है। ये देखिए, यह है इसका
एक वर्टिकल सेक्शन मान लीजिए आप, जिसमें आउटर सरफेस और इनर सरफेस पेलिकल का दिख रहा है। तो पेलिकल का मेम्ब्रेन दो लेयर में स्प्लिट कर गया है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन में, और छकोनिया एरिया में बटा हुआ है पूरा सरफेस। बीच में डिप्रेशन यानी कि सर्कमसिलियरी डिप्रेशन आपको दिख रहा है, ग्रूव दिख रहा है, जिससे ये सिलिया अपीयर हो रहे हैं। अब नीचे आप देख रहे हैं 5 लंबे लंबे दागों की कतार है। यह कतार क्या है? तो काइनेटोडेस्माटा है। मान लिया एक खत्म हुआ तो वहाँ पर एक शुरू भी होगा और अगले 5वां सिलिया तक वो चला जाएगा। फिर दूसरे सिलिया के पास एक खत्म होगा तो फिर वहाँ से एक नया धागा अपीयर होगा जो आगे 5वें तक जाएगा। आप कई किताबों में देखेंगे तो कहीं 4 धागे तो कहीं 3 धागे बने हुए मिलते हैं, लेकिन सही जानकारी यह है कि 5 धागों का यह बंडल बनता है और इसकी लंबाई सिर्फ 5वें सिलिया तक ही होती है। कहीं से भी हम देखेंगे ये 5 का समूह हमें दिखेगा। ये इसका पेलिकल का स्ट्रक्चर है। अब अंदर की बात करें, डायग्राम में कुछ बात आपको बताया गया है। पैरामीशियम कंटेन्स ऑल अदर कैरेक्टर्स ऑफ यूकैरियोट एनिमल्स सच एज प्रेजेंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया इत्यादि। चूंकि यह एक यूकैरियोट सेल है तो जितने से ऑर्गेनेल होने चाहिए प्लास्टिड को छोड़कर सारा का सारा इसके अंदर पाया जाएगा। प्लास्टिड नहीं है इसलिए यह एनिमल लाइक प्रोटोजोआ है। प्लास्टिड रहता तो यह प्लांट लाइक प्रोटिस्टा हो जाता। तो बिना प्लास्टिड के है इसीलिए यह एनिमल लाइक फीडिंग करता है, यानी होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है। They form a number of vesicles or lysosomes containing digestive enzyme that helps in their intracellular digestion of food. अब ये अपने से छोटे बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ को जब फीड अप करता है, खाता है, फूड वैक्यूल के अंदर ले जाता है, तो उस फूड वैक्यूल में छोटे छोटे लाइसोसोम आकर के जुड़ते रहते हैं। लाइसोसोम के अंदर आप जानते हैं कि डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोमल एंजाइम की मदद से फूड वैक्यूल के अंदर फूड का डाइजेशन होता है। पैरामीशियम हैज फॉलोइंग इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स इन इट्स प्रोटोप्लाज्म। कौन कौन स्पेशल स्ट्रक्चर है? तो फूड वैक्यूल है। अब फूड वैक्यूल की उत्पत्ति हो रही है साइटोस्टोम के पास। वह जब अंदर आता है टूटकर अलग होता है प्रोटोप्लाज्म में, तो सेल मेम्ब्रेन के सतह के नीचे एक्टोप्लाज्म में चारों ओर ये पीछे से आगे फिर आगे से वापस पीछे की ओर मूव करने लगता है, जिसको स्ट्रीमिंग मूवमेंट कहते हैं। लेकिन अगर केयरफुली देखा जाए तो हर वैक्यूल अपने एक्सिस पर सर्कुलर मोशन भी करता है, जैसे पृथ्वी अपने एक्सिस पर भी मूव करती है और सूर्य के चारों ओर भी मूव करती है। मतलब इसमें रिवॉल्यूशन अराउंड द सन भी है और रोटेशन ऑन इट्स ओन एक्सिस भी है। ठीक उसी तरह पैरामीशियम का भी फूड वैक्यूल किनारे किनारे पेरिफेरल एरिया में पीछे से आगे आगे से पीछे लौट रहा है, यानी रिवॉल्यूशन कर रहा है, जिसको कहते हैं स्ट्रीमिंग मूवमेंट। लेकिन वह अपने एक्सिस पर भी गोल गोल घूम रहा है, इसको बोलते हैं साइक्लोसिस। इससे फायदा यह होता है कि फूड जहाँ पर डाइजेस्ट होता है वहीं पर यह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण तेजी से अगल बगल के प्रोटोप्लाज्म में सप्लाई हो जाता है। तो पैरामीशियम के हर हिस्से में भोजन आसानी से पहुंच जाए, इसलिए ये 2 तरह का मूवमेंट फूड वैक्यूल के अंदर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये अन्य एनिमल्स में नहीं मिलता है, अन्य प्रोटोजोआ में नहीं मिलता है। फूड इज डाइजेस्टेड बाय lysosomal enzymes. Because of this movement, the food digested and absorbed by cytoplasm is distributed equally to all over the cytoplasm. When the vacuole with its fully digested content reach the anal pore or cytoplasm, it ruptures, expelling its waste content to the environment outside the cell. तो पहले ही हमने बताया कि साइटोपाग या सेल एनस है, जहाँ पर आकर रेसिडुअल वेसिकल जुड़ जाता है और उसके अंदर जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो फट करके बाहर निकल जाता है। अब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले जितने प्रोटोजोआ हैं उनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं।
चूंकि यह फ्रेश वाटर सिस्टम है, इसमें पानी का ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत लो होता है और प्रोटोप्लाज्म काफ़ी गाढ़ा सॉल्यूशन है, इसलिए उसका हाई ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। तो जब भी हाइपोऑस्मोटिक सिस्टम में कोई सेल रहता है तो पानी का एंडोऑस्मोसिस के द्वारा एब्जॉर्प्शन होते रहता है, यानी तालाब का पानी, झील का पानी लगातार पारामीशियम या दूसरे प्रोटोजोआ के अंदर आते रहता है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक ऐसा वैक्यूल है जो पहले छोटा सा खाली बनता है और पानी जमा करते 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 वो बड़ा होने लगा है, तो कहते हैं ये डायस्टोल फेज में चला गया। यानी जैसे हार्ट फैलने लगता है तो डायस्टोल बोलते हैं, वैसे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी फैलते चला जाता है, डायस्टोल करता है। एक लिमिट तक बड़ा होने के बाद इसमें अचानक सरफेस में जहाँ ये टच करता है वहाँ से ब्लास्ट कर जाता है, पानी बाहर चला जाता है और छोटा सा सिकुड़ा हुआ वैक्यूल बनता है, यानी सिस्टोल कंडीशन होता है वो। तो छोटा सा सिकुड़ा हुआ वैक्यूल बनता है जो फिर से रिपेयर हो जाता है और पानी एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। तो इसका काम है एक्स्ट्रा वाटर को बाहर डिस्चार्ज करते रहना। एंडोऑस्मोसिस के द्वारा जो पानी लगातार अंदर आते रहता है उसको यह डिस्चार्ज करते रहता है, जिससे कि प्रोटोप्लाज्म का एक कंसिस्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन रहे। इसलिए इस घटना को बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन, रेगुलेशन ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म। अब जैसा आपने डायग्राम में देखा अभी कि इसमें दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हैं, एक एंटेरियर और एक पोस्टेरियर, और दोनों के चारों ओर जो रेडिएटिंग पार्ट्स बने हुए थे, फूल की तरह या सूरज की तरह आपको रेडिएशन दिख रहा था, वह एसेसरी वेसिकल्स हैं जो कि ज़्यादा आसानी से अगल बगल से प्रोटोप्लाज्म से पानी लेकर बीच वाले सेंट्रल वेसिकल में जमा करते हैं। अब इसमें न्यूक्लियस दो तरह का हमने बताया, माइक्रो न्यूक्लियस और मेगा न्यूक्लियस। अब देखिए जो माइक्रो न्यूक्लियस है स्मॉलर, उसमें एक डायप्लॉइड सेट क्रोमोसोम का रिजर्व मटेरियल के रूप में जमा रहता है, यानी ये 2n है। इसका कोई काम नहीं है, यह रिजर्व है, स्टोर है, यह सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। और दूसरा है मेगा न्यूक्लियस, जो बड़ा होता है, यह आमतौर से पॉलीप्लॉइड होता है और ये एमाइटोसिस के द्वारा या बाइनरी फिजन के द्वारा डिवाइड करते रहता है। तो जिसमें लिमिटेड नंबर है 2n, तो माइक्रो न्यूक्लियस माइटोसिस के द्वारा डिवाइड करेगा या मायोसिस के द्वारा डिवाइड करेगा, जबकि मेगा न्यूक्लियस बाइनरी फिजन कर जाता है क्योंकि उसके अंदर पॉलीप्लॉइड सेट होते हैं। अब लाइव कंडीशन में सेल की जो कॉमन क्रियाएं हैं, कॉमन एक्टिविटी है, लोकोमोशन है, फीडिंग है, डाइजेशन है, रेस्पायरेशन है, सेंसिटिविटी है, इन सभी काम को कंट्रोल करने का काम कर रहा है मेगा न्यूक्लियस। तो मेगा न्यूक्लियस इसका वेजिटेटिव न्यूक्लियस है जो इसके ग्रोथ डेवलपमेंट से लेके अन्य कामों को देख रहा है, जबकि माइक्रो न्यूक्लियस इसका जेनरेटिव न्यूक्लियस है जिसका काम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराना। तो पारामीशियम ऑरेलिया में 2 माइक्रो न्यूक्लियाई होते हैं, जबकि पारामीशियम काउडेटम में 1 मेगा और 1 माइक्रो न्यूक्लियस है। अब एक स्पेशल स्ट्रक्चर है ट्राइकोसिस्ट, जो पेलिकल की सतह पर हेक्सागोनल फैसेट्स बने हुए थे, तो उनके बीच के गड्ढे वाले एरिया में एकदम सरफेस से वर्टिकली लगा हुआ एक स्पिंडल शेप्ड स्ट्रक्चर दिखता है, बॉटल शेप्ड स्ट्रक्चर दिखता है। इसका आकार मुश्किल से 2 माइक्रोमीटर है और चौड़ाई, जो मैक्सिमम चौड़ाई है वो 2 माइक्रोमीटर और मैक्सिमम लंबाई 4 माइक्रोमीटर है। इसके ऊपर बोतल नेक के तरह ओपनिंग भी होता है जो सतह पर होता है। अब कुछ लोग इसको ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन मानते रहे, तो कुछ लोग इसको ऑर्गन ऑफ डिफेंस मानते रहे। द ट्राइकोसिस्ट कंटेन ए shaft विथ ए टर्मिनल पॉइंटेड स्पाइक और बार्ब। सबसे ऊपर का हिस्सा एक लंबा नुकीला स्पाइक की तरह है, कांटा की तरह है। द shaft इज filled with a dense mass of fibrous protein known as ट्रेचिनिन। इसमें shaft में यानी ऊपर के लंबे हिस्सा में
ट्रिचिनिन नाम का प्रोटीन भरा हुआ है जो फाइब्रस प्रोटीन है। लेकिन इसका असली काम क्या है समझ में नहीं आता है। अगर यह डिफेंस का होता तो किसी दुश्मन के किसी अन्य सेल के कांटेक्ट में आने पर यह ब्लास्ट करता, इजेस्ट करता। इसका रिप्लेसमेंट होता, एक पुराना नष्ट हो गया तो एक नया बनता, जैसा कि स्ट्रिंगिंग सेल के विषय में आप पढ़ेंगे सिलेक्टेटा में। लेकिन न तो इसको इस तरह से ब्लास्ट करते हुए देखा जाता है और न तो रिप्लेस करते हुए देखा जाता है। यहाँ तक कि पारामीशियम का एक तो पैरासाइट एक अन्य सिलिएटा है डाइडिनियम, जब वह इसके ऊपर चिपकता है तब भी इस ट्राइकोसिस्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसलिए इसका प्रेजेंस अभी तक समझ से बाहर है कि क्यों है। अब कप्पा पार्टिकल सभी में नहीं होते हैं। कुछ ऐसे पारामीशियम के स्ट्रेन्स हैं, पारामीशियम ऑरेलिया के स्ट्रेन, जिनको टॉक्सिक स्ट्रेन कहा जाता है। तो जो टॉक्सिक स्ट्रेन होते हैं उनमें साइटोप्लाज्म के अंदर कप्पा पार्टिकल और क्रोमोसोम के अंदर किलर जीन पाया जाता है। जब ये दोनों होते हैं एक साथ, कप्पा पार्टिकल साइटोप्लाज्म में और न्यूक्लियस के अंदर किलर जीन, तब ये पारामेसिन नाम का एक टॉक्सिक पदार्थ बनाते हैं। लेकिन सभी स्ट्रेन में नहीं, अधिकांश स्ट्रेन में पारामेसिन नहीं बनता है, क्योंकि या तो कप्पा पार्टिकल नहीं रहता है या कप्पा है भी तो किलर जीन नहीं रहता है। तो दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, दोनों का रहना आवश्यक है। When they have a killer gene, they produce paramecin, a toxin that can kill the sensitive strains of paramecium, having no such particle. अब इसका इनहेरिटेंस एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहलाता है, क्योंकि कप्पा पार्टिकल तो साइटोप्लाज्म में रहता है। A clam or the oyster taking this killer strain is paralyzed. अब ये जो स्नेल और वाइस्टर जैसे ऑर्गेनिज्म है, ये पानी से फिल्टर करके फूल लेते हैं। जितने भी वाइस्टर हैं, बाइवाल्व्स हैं, वे सब के सब फिल्टर फीडिंग करते हैं। तो अगर किसी जगह पानी में किलर स्ट्रेन काफ़ी ज़्यादा हो और उन्हें ये वाइस्टर छान कर खा जाएं तो वे पैरालाइज हो जाते हैं, इतना जहरीला है। अब ऐसे मरे हुए वाइस्टर को अगर कोई आदमी खा लेता है या दूसरा जानवर खा लेता है तो उसे भी पैरालिसिस का खतरा रहता है। अब मूवमेंट कैसे हो रहा है? तो पारामीशियम प्रोपेल्स इटसेल्फ बाय व्हिपलैश मूवमेंट ऑफ सिलिया। जैसे चाबुक फटकारा जाता है, एक तरफ कस के फटकते हैं और फिर वापस अपनी ओर खींच करके फिर दोबारा यूज करते हैं। आप पैडी फील्ड में चले जाइएगा, गेहूं के खेत में चले जाइएगा, हवा चलेगी तो झुकेगा, फिर धीरे धीरे सीधा होगा, फिर झुकेगा, फिर धीरे धीरे सीधा होगा। वैसे ही पारामीशियम के सेल सरफेस पर भी जो हजारों सीलिया पाए जाते हैं, उनमें भी धीरे धीरे झुकने और फिर सीधा खड़ा होने का गुण पाया जाता है। तो इस तरह के मूवमेंट के विषय में कहा रहा है कि दैट प्रोपेल्स इटसेल्फ बाय व्हिपलैश मूवमेंट ऑफ द cilia, which are arranged in tightly spaced rows around the outside of cell surface. The beat of each cilium has two phases, a fast effective stroke, आगे से पीछे की ओर तेजी से स्ट्रोक लगता है, जिसको कहते हैं इफेक्टिव स्ट्रोक। इस समय सिलिया की लंबाई ज़्यादा नजर आती है। During this the cilium is relatively stiff, followed by a slow recovery stroke. सिलिया को नज़दीक बॉडी के सेल के सतह के नज़दीक खींचते हुए तब ये फिर सीधा किया जाता है। तो तैरते समय जैसे आदमी हाथ को पूरे लंबाई में फैला लेता है, तलहत्थी को तेजी से पीछे करता है, लेकिन रिकवरी के समय क्या करता है? हाथ को अपने बॉडी के पास लाता है और धीरे धीरे आगे ले जाता है। ठीक इसी तरह इसका सिलियरी मूवमेंट भी होता है। सॉरी, यहाँ पर हमने सिलियरी मूवमेंट का डायग्राम नहीं इंक्लूड किया है, आप अपनी किताबों की मदद से उसे देखिएगा। सिलियरी मूवमेंट एक छोटा सा टॉपिक मिलेगा। द डेंसली एरेड cilia move in a coordinated fashion with waves of activity moving across the ciliary carpet, creating an effective, sometimes linked to
that of the wind blowing across a field of grain. क्या है ये? तो हजारों सीलियां हैं, मूवमेंट आगे की ओर होना है, तो हर एक ट्रांसवर्स रोप जो होगा वो एक साथ बीट करके पानी को पीछे पीछे ठेलेगा, जिससे बॉडी आगे बढ़े। लेकिन आगे पीछे के रो में अलग अलग फेजेज होते हैं सीलिया के, यानी एसिंक्रोनस होता है। तो ट्रांसवर्स रोज में सिंक्रोनस और लॉन्गिट्यूडनल रोज में नॉन सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस, यानी कि अलग अलग टाइमिंग, अलग अलग फेजेज में सीलिया नजर आते हैं। तो इसकी तुलना पैडी फील्ड में एयरवेव के द्वारा झुकने और सीधा होने की क्रिया से की जा रही है। The paramecium spirals around the water as it progresses. When it happens to encounter an obstacle, the effective stroke of the cilia is reversed, and the organism swims backward for a brief time before resuming its forward progress. This is called avoidance reaction. यहाँ पर एक और बात है कि इसका ओरल सरफेस जो मूवमेंट का एक्सिस है, एक्सिस ऑफ मूवमेंट के तरफ रहता है, और ओरल सरफेस पर यानी कि साइटोस्टोम में लंबे लंबे सीलिया हैं जो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। उनका काम है फीडिंग, लोकोमोशन नहीं है, लेकिन उनकी गति के कारण बॉडी रोटेट करने लगता है। तो एक्सिस के अराउंड जैसे स्क्रू मूव करते हुए आगे बढ़ता है, आप स्क्रू को कसते हैं तो आमतौर से दाहिनी ओर घुमाते हैं, तो वैसे ही ये घूमते 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 अपने लॉन्ग एक्सिस पर आगे जा रहा है। अगर कोई अवरोध, कोई रुकावट सामने पड़ जाती है, इसका सीलिया सेंसरी भी होता है, तो उसको टच में आते ही अगर इसे लगता है कि यहाँ पर अवरोध है, तो सीलिया को उल्टी दिशा में घुमाया जा सकता है, बैक थ्रस्ट किया जा सकता है, यानी अपने सेल को ये पीछे हटा करके फिर रिकवर करके आगे डायरेक्शन बदल करके चलता है। Paramecium expends more than half of its energy in propelling itself through the water. ये लगातार जब मूव करते रहता है, अपना सीलियरी मोशन करते रहता है, तो इसके बॉडी का काफी एनर्जी बर्बाद होता है, इसके लोकोमोशन में बर्बाद होता है। This ciliary method of locomotion has been found to be less than 1% efficient. यानी जितना एनर्जी ये लोकोमोशन में खर्च करता है उसका सिर्फ 1% यूटिलाइजेशन हो पाता है। सीलिया एकदम छोटी छोटी रचना है, इसके कारण इसके बॉडी को आगे ठेलने में ज़्यादा परेशानी होती है, और यह कंटिन्यूअस मूवमेंट करते रहता है यूजलेसली। हमेशा फीडिंग हो ये भी जरूरी नहीं है, तो इसका एनर्जी इफिशियंसी सिर्फ 1% है। दिस लो परसेंट is nevertheless close to the maximum theoretical efficiency that can be achieved by an organism equipped with cilia as short as those of the members of paramecium. तो दूसरे सिलिएटा में यह इफिशियंसी ज़्यादा है, पारामीशियम में यह इफिशियंसी कम है। तो इस तरह आपने पारामीशियम का स्ट्रक्चर समझा। अब अगले सेशन में हम लोग पारामीशियम का रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, जो छोटा छोटा टॉपिक बीच बीच में है, न्यूट्रिशन, फीडिंग, सीलियरी मूवमेंट इत्यादि। तो उन सब को पढ़ने के लिए आप अपनी किताबों की मदद लीजिए। किताब पढ़ना सबसे अच्छी बात है। कोई भी टीचर आपको किसी भी क्लास में किताबों से ज़्यादा नहीं पढ़ाता है, इसलिए किताब पढ़ने की आदत विकसित करना एक अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच।